लोकप्रिय विधायक हमारे भाई सम्माननीय शैलेंद्र जैन जी, हमारे लोकसभा के प्रभारी प्रदेश में मंत्री हमारे भाई प्रभुदयाल पटेल जी, हमारे जिला पंचायत के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय हीरा सिंह राजपूत जी, हमारे मंच पर विराजमान, बहुत समृद्ध मंच है हमारा, हमारे मंच पर विराजमान हमारे सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतागण, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारे हम इतनी बड़ी संख्या में जिनके नेतृत्व में आज हम यह मतदाता सम्मेलन कर रहे हैं, जो हमारे जिले के एक नंबर, जिनको मैं मोर्चों में अध्यक्ष मानती हूँ, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा की है इस मोर्चे को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए, ऐसे हमारे जिले के यशस्वी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सम्माननीय यश अग्रवाल जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हमारी बहन संध्या भार्गव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और सभी नव मतदाता हमारे भाई, आप सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करती हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बंधुओं, जैसा कि हम सब लोकसभा चुनाव के समर में कूद पड़े हैं और 7 तारीख को हमारी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि इस चुनाव की पूरी रीढ़ कौन होता है? कौन होता है? युवा होता है, क्योंकि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो हमारे युवा, जिस ओर हमारे युवाओं ने बयार कहा थी, उस ओर केवल जीत ही जीत होती है। इसलिए आप सबका मैं आह्वान करने आई हूँ, आप सबको यही कहने आई हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के भाग्य विधाता, हिंदुस्तान के क्षितिज पर दैदीप्यमान हस्ताक्षर माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की दशा और दिशा को बदला है। उन्होंने गरीबों और वंचितों के सम्मान का भारत बनाया है, उन्होंने युवाओं के सपनों को साकार करने का भारत बनाया है, उन्होंने नारी शक्ति को संबल प्रदान करने वाला भारत बनाया है। आज हमारा भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। इस तरह का भारत हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। अब उनका एक ही सपना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें पुनः इस देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। तो उसके लिए आपको जुटना पड़ेगा। आज हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वो है तो विधि भाई है तो मुमकिन है। आज मैं जो पंच से लेके पार्लियामेंट तक की यात्रा जो कर रही हूँ, उसका पूरा श्रेय मैं विधि भाई साहब को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा है। केवल और केवल कार्यकर्ता, संगठन के एक कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम किया है, और जिसकी जो योग्यता है उसकी योग्यता को पहचान कर उसे वहां पहुंचाने का काम किया है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में इसकी आवाज सुनाई पड़े हमारे ऐसे अध्यक्ष के लिए, जिन्होंने बूथ विस्तारक योजना में स्वयं मॉनिटरिंग करके मध्य प्रदेश के 64,094 बूथों पर बूथ समितियों का निर्माण करवाया है, पन्ना प्रमुखों का निर्माण कराया है। उसकी साक्षी मैं हूँ, क्योंकि मैं स्वयं विदिशा जिले की प्रभारी थी। भाई साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते थे, और आज बूथ स्तर पर उन्होंने इस संगठन को गढ़ने बढ़ने का काम किया है। बंधुओं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। हमें जाकर सिर्फ मतदाताओं को जागरूक करना है, अपनी योजनाओं को बताना है, लाभार्थियों से संपर्क करना है, और हर युवा को अपने बूथ पर 370 प्लस वोट बढ़ाने का आज संकल्प लेके जाना है। बंधुओं, आप यदि चाहेंगे, हमने यदि चाह लिया, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत पुनः शक्ति संपन्न बना है। भारत के विकास में गति भी है, शक्ति भी है, सुरक्षा भी है और साहस भी है। पुनः हमारे मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए आपसे आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी तो 5
की आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो 5 की आखिरी उड़ान बाकी है, अभी तो हमारे युवाओं का इम्तिहान बाकी है, अभी तो जीता है हमने पर्वतों को, अभी तो आसमान बाकी है, अभी तो आसमान बाकी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय युवा मोर्चा। अब मैं ऐसी शख्सियत को जिनका इंतजार मैं समझता हूं कि लंबे समय से भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता, जिनका इंतजार सागर का युवा, और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश का ऐसे यूथ आइकन जिनके भाषण अगर हम सुनते हैं, जिनका उद्बोधन अगर हम सुनते हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से सुने, चाहे सामने सुने, तो निश्चित रूप से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस चीज का एहसास हो जाता है कि हम भारत में जन्मे हैं और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा। जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने एक ऐसे आयाम को छुआ जिस आयाम को मैं समझता हूं आज तक कोई वहां तक नहीं पहुंच पाया। जिनके नेतृत्व में मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का स्वर्णिम कार्यकाल लिखा जा रहा है। जिनके नेतृत्व में मैं समझता हूं प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हम सभी को संबोधित करें, जोरदार तालियों से हम। मैंने कहा प्रशंसा नहीं, इतना टाइम निकल जाएगा कि पूरा समय इसी में चला जाएगा। बोलिए भारत माता की। इन नौजवानों की आवाज और आप सभी मेरे नौजवान साथी बहुत देर से इंतजार भी कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत भाषण तो नहीं करूंगा, आप सबसे कुछ शब्दों में बात करूंगा क्योंकि लंबे समय से आप बैठे हैं। मैं इस बात के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूं, एक पारिवारिक कठिनाई होने के कारण से घर में थोड़ा एक परिस्थिति बन गई थी हॉस्पिटल के कारण से, इसलिए मुझे इतने देर से आना पड़ा। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हमारे सागर लोकसभा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित इस नव मतदाता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित सागर लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी, और उनके बारे में आपने सुना बड़ी गंभीरता के साथ कि लोकतंत्र में सबसे छोटी इकाई होती है पंच। तो पंच रहते हुए उन्होंने इस काम की शुरुआत की और आज राजनीतिक क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े सदन की प्रत्याशी के तौर पर आज हमारी लोकसभा की प्रत्याशी बहन श्रीमती लता वानखेड़े जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस लोकसभा के सम्मानीय सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, जिले के हमारे प्रभारी श्याम सुंदर शर्मा जी, जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत जी, और लोकसभा के हमारे प्रभारी पन्ना जिले के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय प्रभुदयाल पटेल जी, नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी, जिले के महामंत्री श्याम तिवारी जी, और जिनके नेतृत्व में आज ये नव मतदाता सम्मेलन हो रहा है, यश अग्रवाल जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतनी मेहनत के साथ आज नौजवानों से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है। आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे जगन्नाथ गोरैया जी, हरिराम सिंह जी, संजीव दुबे जी, रितेश मिश्रा जी, मनीष चौबे जी, और आज इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी नवमतदाता भाइयों बहनों, आज आप सब लोग इस नवमतदाता सम्मेलन में पधारे हैं। अच्छी बात तो ये है, मैं धन्यवाद इसके लिए करता हूं यश जी और गौरव जी, आपके युवा मोर्चे को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नव मतदाताओं का सम्मेलन करते हो,
तो नव मतदाता तो कम होते हैं, बड़े बड़े उम्र के लोग उस नव मतदाता सम्मेलन में आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को इकट्ठा कर देते हो। लेकिन इस नव मतदाता सम्मेलन में मुझे जो छोटे भाई और बहन दिख रहे हैं, ये सभी नए मतदाता 18, 19, 20 साल से लेकर के 23 साल तक के नौजवान। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। ये युवापन है, यही नौजवान है। तो आज इस मतदाता सम्मेलन में सभी नौजवान साथियों को, जो विशेष तौर पर इस चुनाव में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के अंदर ये शुरुआत की है। और उन्होंने कहा कि इस चुनाव के अंदर जो देश के हमारे 18, 19 साल के नौजवान हैं, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है, इन नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी का संवाद भी करने की जरूरत है। क्योंकि आप नए मतदाता हैं, आप एक नई सरकार चुनने के लिए, देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए, सांसदों को चुनने के लिए, देश की हमारी अपनी सरकार चुनने के लिए आज हमारे नए मतदाता चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश कैसा था? देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व 2014 से पहले देश किस स्वरूप में था? आज बैठी हुई जो पीढ़ी है, ये जो नौजवान साथी है, इन्हें आज इस बात को समझने की जरूरत है कि 2014 के पहले का परिदृश्य और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थिति कैसी बनी। मैं नौजवान साथियों को आज कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर 2014 से पूर्व दुनिया के किसी भी कोने में आप जाते थे, या दुनिया का कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष भारत जब आता था, तो एक परसेप्शन बनता था कि भारत तो भ्रष्टाचारियों का देश है। भारत के अंदर तो भ्रष्टाचार का आलम है इस देश के अंदर। और 55-60 वर्ष तक कांग्रेस ने जो राज किया, कांग्रेस के राज के अंदर अगर आप 2014 से पहले के परिदृश्य में जाओगे, कभी सर्च करोगे, तो आपको दिखेगा कि घोटाले ही घोटालों की लिस्ट इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में से भारत के अंदर रही। हर कदम पर भ्रष्टाचार था। 2G 3G घोटाले से लेकर हम लोग उस समय गिनते थे। मैं उस समय इस देश के अंदर एक मंच बना था भ्रष्टाचार के खिलाफ। देश के अंदर मैं उसका एक सहसेवक के नाते से देश के अंदर मैं काम कर रहा था। तो लोग कहते थे कि कितने भ्रष्टाचार हो सकते हैं, इसकी संख्या भी, श्रृंखला भी, और इसके बारे में जो नंबर लेते थे तो हमें गिनना पड़ते थे कितने खराब तक पहुंच गया। ऐसे हालात इस देश के थे। दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे इस देश के अंदर अगर 1 रुपया दिल्ली से किसी गरीब को भेजते हैं तो 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। 15 पैसे। कौन कहता है? देश का प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री? कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ऑन रिकॉर्ड देश के सामने कहा। आज के इन नौजवानों को ये नहीं पता है। इस देश के अंदर किसी भी कोने में हम देखते थे कि आतंकवाद, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद इस भारत के कोने कोने में श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट जब होते थे, मुंबई से लेकर के बनारस से लेकर के अक्षरधाम और किसी भी रेलवे स्टेशन पर जब हम लोग निकलते थे तो लिखा होता था कि लावारिस वस्तु है, कृपया नजर रखें, इससे हाथ न लगाएं, ये
विस्फोट हो सकता है। इस भारत के अंदर आतंकवाद से लेकर के नक्सलवाद, मैं जिस पृष्ठभूमि से आया हूं मेरे नौजवान साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं केरल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर कितने लोगों ने नक्सलवाद से अपना बलिदान किया है। उसमें आपके जैसे राष्ट्रवादी काम करने वाले नौजवानों ने भी इस देश के लिए आहुति दी है। जहां पर देखते थे वहां पर आतंकवाद, सीमा पर भारत के सैनिकों के साथ, मैं आज के नौजवानों को बताना चाहता हूं, सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काटने के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के सैनिक, हमारे सैनिक जो भारत माता के लिए बलिदान होते हैं, उनके उन कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलने का काम भी इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार के समय में हमारे सैनिकों के साथ इस प्रकार के दुर्व्यवहार हुए। मैं आज के नौजवानों को बताना चाहता हूं, चीन का भारत देश के अंदर किस प्रकार से चीन का हस्तक्षेप इस भारत के अंदर था कि अरुणाचल के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व के प्रधानमंत्री अरुणाचल का दौरा तय करते थे। अरुणाचल के लिए दौरा तय करता है प्रधानमंत्री और चीन वहां से आंख दिखाता है, तो भारत का प्रधानमंत्री अपने ही देश के, अपने ही प्रदेश का दौरा समाप्त कर देता है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के कारण मैं आज के नौजवान जो 18, 19, 20 साल के इनको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद था, वहां के कश्मीरी पंडितों के साथ, और हमने देखा 1990 के दशक में कि किस प्रकार से माताओं बहनों को आतंकवाद, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद ने हमारी माताओं बहनों के पक्ष स्थलों पर पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोलने का काम किया है। ये भारत की अवस्था एक नहीं, किसी भी क्षेत्र में केवल गरीबी हटाने का नारा लोग देते रहे, गरीब गरीब रहा है भारत के अंदर। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं इन नौजवानों को नव मतदाता सम्मेलन में इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आज की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को जो नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माण के तौर पर भारत के भविष्य को निर्माण करने वाली पीढ़ी तो ये है, लेकिन इस पीढ़ी को भारत का क्या परिदृश्य था, ये प्रदर्शनी उनके सामने आने की जरूरत है। लेकिन मैं आज नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने के बाद इस भारत के अंदर कोई बम विस्फोट हुआ है क्या? तेरा ताकत से बता, हुआ है क्या? इस भारत के अंदर सीमा पर अगर कोई घुसपैठ करता है, जो हमारे सैनिकों से जिन्होंने सर काट करके उनसे फुटबॉल खेली, अगर भारत की सीमाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए भारत की सेना को इतना सक्षम बना करके खड़ा करेंगे, और आज मेरे बहनों और भाइयों, आज हमें गर्व होता है कि भारत की सीमा पर सेनाओं को इतना अधिकार संपन्न बना दिया, इतना सक्षम बना दिया कि अगर दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार को अब सेना को किसी प्रकार का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सैनिकों पर अगर आक्रमण होता है तो हमारी सेना इतनी सक्षम और इतनी ताकतवर बन गई मोदी जी के नेतृत्व में कि उन सैनिकों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। यह सक्षम नेतृत्व है। जिस धारा 370 के कारण से कश्मीर के अंदर आतंकवाद का आरंभ पूरे कश्मीर के अंदर था, कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ लेने के बाद धारा 370
मोदी जी कर रहे थे। और उस संसद के अंदर यहां पर राज बहादुर जी उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। संसद के अंदर बहस जब हो रही थी तो बहस होते समय ओवैसी जो सांसद हैं उन्होंने कहा, मोदी जी ये धारा 370 हटी तो भारत टूट जाएगा, ये धारा 370 हटी तो कश्मीर चल जाएगा। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कश्मीर के आतंकवादियों के लिए, वहां पर अलगाववादी ताकतों के लिए कैसे कालीन दिल्ली के अंदर बिछाए जाते थे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद धारा 370 हटती है और वैसी जब ये कहते हैं, जब सक्षम नेतृत्व भारत का होता है मोदी जी के नेतृत्व में, देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, तो मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं कि अमित शाह जी जब खड़े होते और धारा 370 पर रिप्लाई देते तो वो क्या कहते, देश में सक्षम नेतृत्व जब आता है इन नौजवानों के रोंगटे जो खड़े करता है वो कहते हैं कि सुनो अवैसी, आपने अभी संसद के अंदर कहा भारत टूट जाएगा, कश्मीर जल जाएगा, धारा 370 हटेगी तो। और अमित शाह जी ने कहा कि धारा 370 हट रही है, न तो भारत टूटेगा न कश्मीर गिरेगा। लेकिन सुनो वैसी, ऐसे लोग जो देश के खिलाफ काम करते हैं उनका स्थान संसद में नहीं, भारत की जेलों के अंदर ऐसे लोग जाएंगे। ये सक्षम नेतृत्व भारत के अंदर आता है। तो आज कश्मीर भी सुरक्षित है, सीमाएं भी सुरक्षित है, अब कोई विस्फोट भारत के अंदर नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के तत्काल बाद जनधन अकाउंट जब खोले भारत के अंदर, आज लगभग 52 करोड़ परिवारों को जनधन अकाउंट खोलने का काम जब माननीय प्रधानमंत्री ने किया, ये कांग्रेस के लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री क्या देने वाला है, जो लोगों के खाते खुलवा रहा है। लेकिन नौजवान साथियों, आपने वो परिदृश्य नहीं देखा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, उन्होंने भारत के अंदर जनधन अकाउंट खोले, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिया। लेकिन केवल नारा नहीं दिया, भ्रष्टाचार से मुक्ति भारत को कैसे दिलाई जा सकती है। और आज जनधन अकाउंट लगभग 52 करोड़ परिवारों के, जिनका कोई अकाउंट नहीं होता था, और उस गरीब के 1 रुपए से 85 पैसे भ्रष्टाचार में दलाल और बिचौलिए खा जाते थे। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया इस भारत के अंदर दलाल और बिचौलियों की व्यवस्था को समाप्त करने में। और आज मैं नौजवान साथियों आपको कहना चाहता हूं, भारत, नया भारत क्या है, नए भारत का परिदृश्य क्या है। नए भारत का परिदृश्य यह है कि आज कोने कोने के अंदर जनधन अकाउंट खोलने के कारण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, आज अगर दिल्ली की सरकार किसी गरीब के लिए, हम में से कोई भी हो सकता है, 1 रुपया भेजती है तो 99 पैसे नहीं, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। ये नया भारत है जो आपके नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। इस भारत का नेतृत्व करने वाली यह पीढ़ी है। तो मेरे नौजवान साथियों, आज इन बातों का मैंने उल्लेख आपको कम शब्दों में और कुछ कम बातों को उल्लेख इसलिए किया कि समय बहुत लंबा हो गया है। नहीं तो मैं आज आपको कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे आगे बढ़ा है। अगर पुरानी सर्चिंग हिस्ट्री में आप जाइए कि कोई प्रधानमंत्री विदेश में जाता था तो प्रधानमंत्री विदेश में जाता था, कार्टून छपते थे, भारत के प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर के गए और वापस खाली कटोरा लेकर के आए। ये भारत की इमेज और परसेप्शन दुनिया के अंदर था। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आज हमारा सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। आज हम गौरवान्वित होते हैं, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, जिन्होंने इस देश पर सालों तक राज किया ब्रिटेन के, तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के ये कालीन बिछा करके ब्रिटेन के लोग भी वहां का शासक खड़ा हो जाता है। वो अमेरिका जो वीजा नहीं देता था प्रधानमंत्री को, वो अमेरिका कालीन बिछा करके खड़ा होता और कहता क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मोदी जी आपके साथ एक सेल्फी इसलिए लेना है
अगर ये सेल्फी मेरे देश के अंदर जाएगी तो मेरे चुनाव में आपके साथ मेरी सेल्फी है, इसके कारण से ही मुझे अमेरिका के अंदर लाभ मिलेगा। ये कोई मैं केवल भाषण देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। दुनिया के अंदर हमें जो गरीब देश कहा जाता था, दुनिया के अंदर हमें केवल साफ सफेदों का देश कहा जाता था, मेरे नौजवान साथियों, आज हमें गर्व होता है कि आज भारत की इकोनॉमी दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था बन करके खड़ी है। तो दुनिया के लोग, जिसको मैंने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आज इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देश भी, मैं अभी एक गांव के अंदर गया, गांव में एक चाय वाले से मिला और चाय पीते हुए मैंने कहा कि आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप करते हैं क्या? तो गांव का चाय वाला कहता है कि भाई साहब मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि हम तो अब अपने छोटे से गांव में भी, वहां भी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के डीबीटी के माध्यम से ही पैसा देते हैं और चाय का दुकान वाला भी इस दिशा में आज खड़ा हो गया है नई तकनीक का उपयोग करके। ये नया भारत है। तो मेरे नए नौजवान साथियों, आज इस सम्मेलन में आपको इसलिए आमंत्रित किया है कि मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहिए। मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री मात्र प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, मोदी जी ने कहा ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है, ये चुनाव देश के नए नौजवान लड़ रहे हैं। ये नए भारत के निर्माण के साथ 2047 का जो भारत है, प्रधानमंत्री का संकल्प है। अब ये भारत दुनिया के अंदर 2047 जब आजादी के 100 वर्ष होंगे और 100 वर्ष होने पर नेतृत्व भारत का कौन करेगा? आपकी उम्र आज 18-19 साल है, 20 साल है, 25 साल और जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी? 40-45 साल के आप होंगे, यानी आप में से ही कोई सांसद बनेगा, आप में से ही कोई विधायक बनेगा, आप में से ही कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा, आप में से ही कोई नेता बनेगा। ये नौजवान पीढ़ी 2047 का, ये नौजवान पीढ़ी ही 2047 के अंदर जो भारत विश्व गुरु बनेगा, जिस अमृत काल की शुरुआत 22 जनवरी को, 22 जनवरी की तिथि याद है ना? कौन सी तिथि? क्या हुआ था 22 जनवरी को? क्या हुआ था? 500 सालों के इंतजार के बाद, कितने साल? 500 साल के इंतजार के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद और करोड़ों लोगों के संघर्ष के बाद हम इंतजार कर रहे थे। हम नारा लगाते थे कि राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। लोगों ने बलिदान किया, लेकिन देश के अंदर सक्षम नेतृत्व जब आता है तो लोग कान नहीं फड़काते। रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन जब होता है तब लोग जाते हैं। तो सपा समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, इन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चला करके राम भक्तों का बलिदान हुआ। ये वही सपा है जो थोड़ा बुंदेलखंड में ऐसे ऐसे कर रही है। जरा सोचना पड़ेगा इनके बारे में क्या इन्होंने उन राम भक्तों पर, राम मंदिर के निर्माण के लोग जो गए उनके ऊपर इन्होंने गोलियों से उन्हें भून दिया। ऐसे लोग बुंदेलखंड की धरती पर अगर पैर रखेंगे तो इनका पैर उखाड़ करके बुंदेलखंड से फेंक देंगे। ये नौजवानों का ताकत के साथ तैयारी कर रहा है। तो मेरे बहनों और भाइयों, कि राम मंदिर 22 जनवरी को, जो लाखों लोगों के बलिदान के बाद 22 जनवरी आती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो इस भारत में दुनिया के करोड़ों करोड़ लोगों के हृदय में भगवान राम विराजमान है। लेकिन ऐसे लोगों को, नौजवान साथियों, आपको आज अब ये देखना पड़ेगा कि जिन्होंने राम का अपमान किया, जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किया, तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सागर के अंदर जिन्होंने, जिस कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी के इशारे पर
लोकतंत्र के महापर्व में इन्हें उखाड़ करके सागर से फेंक दो। अवसर नहीं मिलना चाहिए। तो आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ, भारत मान और सम्मान के साथ दुनिया के अंदर अपना स्थान बना रहा है। तो मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों के कल्याण से लेकर, देश के उत्थान से लेकर, नौजवान साथियों को नेतृत्व देने से लेकर, मातृशक्ति को आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अवसर दिया है, उसका प्रतिरूप मेरी बहन लता बान खेड़े यहां खड़ी है कि महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबके प्रयासों से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हर समाज वर्ग के लिए प्रधानमंत्री का मेरी 4 जातियां हैं: गरीब, नौजवान, महिला और किसान। हमारी तो ये 4 जातियां, इन 4 जातियों पर हमें आज काम करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। आपके जैसे नौजवान आगामी आने वाले 2047 के आप भी सब ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप भी विकास के प्रतिरूप बनेंगे, आप भी इस भारत का नेतृत्व करेंगे। इसलिए नए मतदाताओं को मैं आपको प्रधानमंत्री जी की ओर से एक प्रतिनिधि के तौर पर कहने के लिए आया हूं, ये प्रधानमंत्री जी की ही इच्छा है कि देश के नौजवानों को आज हमें इस चुनाव में सहभाग कराने के लिए बात करने की जरूरत है। तो मैं आप सभी नौजवान साथियों का बहुत अभिनंदन के साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए। मैंने बहुत कम बातें बताई हैं, आप सर्च करेंगे तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा। मुझसे अच्छा भाषण आप देंगे, मुझसे अच्छे कंटेंट पर आप बोलेंगे, मुझसे अच्छे आंकड़ों के साथ आप बोलेंगे। ये जो पीढ़ी बैठी है ना, ये पीढ़ी तो आज के तकनीक के युग में पता नहीं क्या क्या चीजें निकाल सकती है। आप एक बार सर्च करिए, चाहिए। और इस सागर लोकसभा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा के चुनाव में और देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने नए भारत के निर्माण के साथ हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बोलिए सभी लोग प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है? ताकत से बताओ, तैयार है? हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण के वाहक बनेंगे। नौजवान